Hello and welcome to Kareem's English classes. I am Hidayat Kareem, your teacher, your trainer, and your guide. In this video, I'm going to explain you the fourth chapter of Prose Section Rainbow Part 2, I Have a Dream. इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक नोटबुक और एक पेन या फिर पेंसिल लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में कई सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा। बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपको बताई जाएंगी, तो उस वक्त आप वीडियो को पॉज करके उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग लिख सकते हैं या फिर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट इस एक्सप्लेनेशन में डिस्कस की जाएंगी उन्हें आप नोट कर सकते हैं। So dear students, let's start the explanation of the fourth chapter of Prose Section Rainbow Part 2, I Have a Dream. ये चैप्टर I Have a Dream ये एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दी थी। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि आई हैव अ ड्रीम, जो इस चैप्टर का नाम है, उसका मीनिंग क्या है। तो आई हैव अ ड्रीम मीन्स मेरा एक सपना है। ये जो सपना है ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है, जिसे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आखिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या चाहते थे। अगर मैं आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दूं तो ये चैप्टर के अंदर जो हम एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं, ये जो स्पीच है मार्टिन लूथर किंग जूनियर की, ये स्पीच रंग भेद और नस्ल भेद के खिलाफ है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जब ये स्पीच दी थी यूएस में, उस टाइम यूएस के अंदर नस्ल भेद, रंग भेद बहुत ही पीक पर था, जिसे आप अभी के कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हैं। जिस तरह से अभी 4 या 5 दिन पहले अमेरिका के अंदर एक काले मूल के सिविलियन को पुलिस के द्वारा मार दिया गया, और काले मूल के साथ साथ जो अमेरिका के गोरे मूल के भी जो सिविलियन हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, वो भी सड़कों पे उतर गए हैं और वहाँ के प्रशासन और अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस चीज़ को अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे यहाँ आप इसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी जातीय भेदभाव या फिर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन या फिर रीजनल डिस्क्रिमिनेशन के तौर पे देख सकते हैं। हमारे यहाँ भारत में भी जाति और धर्म के नाम पे कई तरह के भेदभाव होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये भेदभाव हमारे यहाँ के सिटीजन करते हैं, हमारे यहाँ के लोग करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लॉज गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, इम्पोज किए जाते हैं, जिनके अंदर भेदभाव होता है। अभी कुछ दिनों पहले इंडिया में भी कुछ ऐसे लॉज इम्पोज किए गए हम पे,
जिनके अंदर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन साफ साफ दिख रहा था। आप लोगों ने भी देखा होगा कि इंडिया के अलग अलग पार्ट में उस लॉ के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुआ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया के भी कई देशों में उस लॉ के खिलाफ आवाज़ें उठाई गई। ये चैप्टर अभी के हालात में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि अभी कुछ दिनों पहले इंडिया में ऐसी घटनाएं हुई और फिर अभी अमेरिका के अंदर भी जातीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव और रंग भेद के खिलाफ एक बहुत ही ज़ोरदार प्रदर्शन चल रहा है। तो आप इस चैप्टर को जितना सिंसियरली समझेंगे, सुनेंगे, आप अभी के हालात को भी उतने ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आई हैव अ ड्रीम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम लोग, चूंकि ये जो स्पीच है आई हैव अ ड्रीम, ये मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दी गई है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दी गई है। तो सबसे पहले कुछ बातें हम लोग मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में जानेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर was born on 15th January 1929 in Atlanta, US। मार्टिन लूथर किंग का जन्म 15 जनवरी 1929 में एटलांटा में हुआ। यूएस के अंदर एक जगह है एटलांटा। मार्टिन लूथर किंग की पैदाइश वहीं हुई थी। देखिए, बहुत सारी बातें जो यहाँ पे मेंशन नहीं हैं और मैं एक्सप्लेनेशन के दौरान उन पॉइंट्स को अगर डिस्कस कर रहा हूँ तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उन पॉइंट्स को अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें। एंड ही वॉज डाइड ऑन 4th April 1968 इन टेनेसी, यूएस। और उनकी डेथ 4th April 1968 को यूएस के टेनेसी नामक जगह में हुई। अ बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। इसकी उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई थी। बैप्टिस्ट मिनिस्टर कहते हैं ईसाई धर्म की दीक्षा ग्रहण करवाने वालों को। आप इन्हें आम भाषा में पादरी भी कह सकते हैं। ऐसे लोग जो ईसाई धर्म का धर्म प्रचार करते हैं और फिर लोगों को उसकी दीक्षा देते हैं, उन्हें बैप्टिस्ट कहा जाता है। बिकेम अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज कैरियर, अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में ही वो एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट बन गए। सिविल राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं नागरिक अधिकारों के लिए जो लोग आंदोलन करते हैं, जो लोग नागरिक के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उन्हें सिविल राइट्स एक्टिविस्ट कहा जाता है। तो वो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट कैसे बने, उनमें एक बहुत बड़ा योगदान मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट मूवमेंट का भी रहा। मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट मूवमेंट क्या था? तो दो चीज़ें हैं जिन्होंने एज एन एक्टिविस्ट उन्हें बहुत आगे बढ़ाया, उन्हें बहुत आगे पहुंचाया, बहुत ऊंचाई पे लाके खड़ा कर दिया, बहुत फेमस कर दिया। लीडिंग द मॉन्टगोमरी बस बायकॉट एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे मॉन्टगोमरी बस बायकॉट मूवमेंट के बारे में कि आखिर ये क्या मूवमेंट था जिससे मार्टिन लूथर किंग जूनियर
एक बहुत ही बड़े सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे इमर्ज हुए। यूएस के अंदर एक जगह है मॉन्टगोमरी। जिस टाइम में ये मॉन्टगोमरी बस बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उस टाइम यूएस के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत पीक पे था। नस्लीय भेदभाव या फिर आप यूं कह लें कि जातीय भेदभाव जो है वो बहुत ही पीक पर था। काले और गोरे नस्ल के बीच के लोगों के बीच का जो भेदभाव था वो बहुत पीक पे था। इतना पीक पे था कि बसेस के अंदर जो सीटिंग अरेंजमेंट्स होते थे उनमें गोरे नस्ल के लोगों के लिए रिजर्व सीट्स होते थे, जिन पे काले नस्ल के लोग नहीं बैठ सकते थे। मॉन्टगोमरी में एक दिन रोजा पार्क्स नाम की एक लेडी बस में ट्रैवल कर रही थी। जब वो बस में ट्रैवल कर रही थी तो एक गोरे अमेरिकी ने उन्हें अपनी सीट छोड़ने के लिए कहा और रोजा पार्क्स ने इस बात का इनकार कर दिया। वहां पे कानून कुछ इस तरह से बने हुए थे कि रोजा पार्क्स के इनकार करने की वजह से, चूंकि उन्होंने एक गोरे अमेरिकी को सीट देने से मना कर दिया, तो उनको अरेस्ट भी किया गया और उन्हें कुछ फाइन भी किया गया। फिर बाद में इस मोमेंट को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लीड किया। ये मोमेंट 5 दिसंबर 1955 में स्टार्ट हुआ और 20 दिसंबर 1956 तक, यानी कि पूरे 381 डेज तक ये मूवमेंट चला। ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था। चूंकि मार्टिन लूथर किंग गांधी जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, इसलिए वो जो भी मूवमेंट करते थे, जो भी आंदोलन करते थे, उसका रास्ता अहिंसा का रास्ता होता था। हेल्पिंग टू फाउंड द साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के फाउंडेशन में भी बहुत हेल्प की। यही वजह थी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस यानी SCLC का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि ये साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है क्या, SCLC है क्या। SCLC इज एन अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी वैसे लोग जो अफ्रीका के मूल निवासी हैं लेकिन अमेरिका के अंदर आकर के बस गए हैं, ऐसे लोगों के अधिकार के लिए ये संस्था आवाज़ उठाती है और ये संस्था अभी भी है। इस वक्त इस संस्था के प्रेसिडेंट हैं चार्ल्स स्टील जूनियर। तो चूंकि इस संस्था के फाउंडेशन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर का बहुत बड़ा योगदान था, तो इस संस्था के पहले प्रेसिडेंट के तौर पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर को चुना गया था। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। गांधी जी के नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस यानी कि अहिंसक विरोध, नॉन वायलेंस मीन्स होता है अहिंसा और रेजिस्टेंस मीन्स विरोध। तो गांधी जी का जो तरीका था नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का, उनसे प्रभावित होकर, उनसे इन्फ्लुएंस होकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी अपनी फिलॉसफी क्या बना ली थी, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। वो भी जो आंदोलन करते थे या जो विरोध करते थे वो नॉन वायलेंट तरीके से ही करते थे। यही वजह थी कि पूरे विश्व में उनका नाम हो गया। दुनिया के हर जगह के लोगों का उन्होंने ध्यान अपनी ओर खींचा। इन 1964
King became the youngest person to receive the Nobel Prize. 1964 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया और नोबेल प्राइज पाने वाले वो सबसे कम उम्र के इंसान थे। नोबेल प्राइज के अलावा मार्टिन लूथर किंग को 2 पास्चुमस अवार्ड भी दिए गए। पास्चुमस मीन्स होता है मरणोपरांत, यानी कि मृत्यु के बाद। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के मृत्यु के बाद उन्हें 2 और बड़े अवार्ड मिले, जिनमें फर्स्ट अवार्ड था प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जो उन्हें 1977 में मिला, और कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, जो उन्हें 2004 में दिया गया। उन्हें जो नोबेल प्राइज मिला, जो नोबेल अवार्ड मिला था, वो किस लिए मिला था? फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू सिविल डिसओबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट वेज। 2 बड़ी बुराई जो अमेरिका के अंदर उस वक्त थी, एक था सेग्रीगेशन यानी कि अलगाववाद, और दूसरा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी जातीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव। तो इन दोनों गलत धारणाओं के खिलाफ, अलगाववाद और जातीय या फिर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ जो उन्होंने आवाज उठाई, कई तरह से उन्होंने आवाज उठाई थी, जिनमें एक तरीका था उनका सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है कि अगर सरकार कोई गलत लॉ लेकर के आती है, कोई गलत कानून बनाती है, तो उस कानून को डिसओबे करना। डिसओबे करने का मीनिंग होता है कि नहीं मानना, इसी को बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस। और दूसरे नॉन वायलेंट तरीके यानी कि दूसरे अहिंसक तरीकों से जो उन्होंने ये 2 बहुत बड़ी गलत धारणाएं और इनसे जुड़े हुए कानूनों के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, इसी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। किंग वॉज assassinated on April 4, 1968 in Memphis, Tennessee। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर की डेथ 4 अप्रैल 1968 को हुई थी। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर कोई नेचुरल मौत से नहीं मरे थे, बल्कि उनकी हत्या कर दी गई थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी गई थी और उनकी हत्या यूएस के टेनेसी नामक शहर में हुई थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को और बता देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के फादर का नाम था मार्टिन लूथर किंग सीनियर, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मां का नाम था अल्बर्टा विलियम किंग। मैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर के मां का नाम फिर से रिपीट कर देता हूं, अल्बर्टा विलियम्स किंग। अगर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने मोरहाउस कॉलेज से बीए किया था। इसके अलावा बॉस्टन यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की थी। उनके वाइफ का नाम कोरेटा स्कॉट था, जिनकी मृत्यु 2006 में हुई। किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, द मोंटगोमरी स्टोरी, व्हाई वी कांट वेट, एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, केओस और कम्युनिटी। ये कुछ क्रिएशन है, ये कुछ बुक्स हैं, कुछ रचनाएं हैं जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखी थी।
जिनमें स्ट्रेंथ टू लव जो 1953 में पब्लिश हुई, स्ट्राइड टूवर्ड्स फ्रीडम द मोंटगोमरी स्टोरी जो 1958 में पब्लिश हुई, वाई वी कांट वेट जो 1964 में पब्लिश हुई, एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर केओस और कम्युनिटी 1968 में पब्लिश हुई। आई हैव अ ड्रीम is a speech delivered on the steps of the Lincoln's Memorial in Washington, D.C. on August 28, 1963. I have a dream ये स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दी गई थी 28 अगस्त 1963 को लिंकन्स मेमोरियल वॉशिंगटन डीसी में। Here he speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state. इस स्पीच में वो बात करते हैं कि वो देखना चाहते हैं अलाबामा को एक डेवलप्ड स्टेट के तौर पे, एक डेवलप्ड जगह के तौर पे, फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स। कैसा डेवलप्ड स्टेट? जो नस्लीय भेदभाव से फ्री हो, नस्लीय भेदभाव से आजाद हो। कौन सा नस्लीय भेदभाव? जो काले और गोरे लोगों के बीच में था। The speech had the huge impact in the rising public consciousness for civil rights movement. ये जो स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 28 अगस्त 1963 को लिंकन्स मेमोरियल वॉशिंगटन में दी, इस स्पीच ने लोगों की समझ को बढ़ाया, लोगों की समझ पे एक बहुत बड़ा प्रभाव डाला सिविल राइट मूवमेंट्स के बारे में। यानी कि सिविल राइट मूवमेंट की तरफ लोगों को आकर्षित किया उस स्पीच में जो उन्होंने दी थी 28 अगस्त 1963 को वॉशिंगटन डीसी में, and in establishing King as one of the greatest orators in American history. और उनकी उसी स्पीच ने उन्हें अमेरिका के बहुत महान ओरेटर्स में से, यानी कि वक्ताओं में से एक बना दिया। ओरेटर मीन्स होता है वक्ता। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो वॉशिंगटन डीसी में स्पीच दी, उनके इस स्पीच से बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए और उन्होंने सिविल राइट मूवमेंट का सपोर्ट किया। इसके अलावा मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपनी इस स्पीच के बाद अमेरिका के इतिहास में बड़े वक्ताओं के तौर पे जाने जाने लगे। So dear students, let's start the line by line explanation of the chapter I have a dream. इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि I have a dream means मेरा एक सपना है। So let's start with the first paragraph. 50 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation. 50 years ago. Score years means होता है 20 years, 20 साल। तो 50 years ago means हो गया 100 साल पहले। 28 दिसंबर 1963 को ये स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर दे रहे हैं और कहते हैं कि आज से 100 साल पहले अ ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमरीकी, इन हुज सिंबॉलिक शैडो वी स्टैंड, जिनकी छत्र छाया में हम खड़े होते हैं। सिंबॉलिक शैडो मीन्स छत्र छाया। साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, उन्होंने साइन किया। क्या साइन किया? इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, यानी कि दास मुक्ति का घोषणा पत्र। दास मुक्ति
का घोषणा पत्र मीन्स क्या हुआ? दास कहते हैं गुलामों को। तो जिस टाइम में अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, आप लोगों को पता होगा कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने एक घोषणा पत्र साइन किया था, एक समझौते पे यूं कह सकते हैं, या एक घोषणा की थी, एक घोषणा पत्र पे साइन किया था। वो घोषणा पत्र था दास मुक्ति के बारे में। उससे पहले वहां पे दास प्रथा थी, यानी कि जो अफ्रीकी मूल के अमरीकी होते थे, जो अफ्रीकी नस्ल के काले लोग हुआ करते थे, जिन्हें निग्रो कहा जाता है, आम भाषा में हम लोग हबशी भी कहते हैं। तो उनको अमेरिका के अंदर गुलामों की तरह रखा जाता था, या फिर यूं कह लें कि उनके साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया जाता था। तो उनको इस मुश्किल भरी जिंदगी से छुटकारा दिलाने के लिए, इस गुलामी की प्रथा से छुटकारा दिलाने के लिए अब्राहम लिंकन ने एक घोषणा पत्र साइन किया था। दिस मोमेंटस डिक्री केम एज अ ग्रेट बेकॉन light of hope to millions of Negroes slaves who had been seared in the flames of withering injustice. मोमेंटस डिक्री का मीनिंग होता है हुक्मनामा, यानी किसी चीज का जब हुक्म जारी होता है तो उसका जो डॉक्यूमेंट होता है, उसके जो दस्तावेज होते हैं, उन्हें कहा जाता है मोमेंटस डिक्री। तो ये जो मोमेंटस डिक्री है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे हैं कि ये जो दस्तावेज है, ये जो हुक्मनामा है, ये जो आदेश है, ये किस तरह से आया है? केम एज अ ग्रेट बीकॉन लाइट। बीकॉन लाइट का मतलब होता है उम्मीद की किरण। ये एक उम्मीद की किरण की तरह आया है। किनके लिए? टू मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स, जो लाखों निग्रो स्लेव्स हैं, निग्रो गुलाम हैं, जो काले नस्ल के अमरीकी हैं, जो अफ्रीका के मूल निवासी हैं और अमेरिका में आकर के बसे हुए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण की तरह है ये जो मोमेंटस डिक्री है, ये जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन है, ये उनके लिए एक उम्मीद की किरण की तरह है। Who had been shared in the flames of withering injustice, जो जलते आए हैं विध्वंसकारी अन्याय की आग में। शेयर्ड का मीनिंग होता है जलना। शेयर मीन्स जलना, एंड फ्लेम मीन्स आग। विदरिंग मीन्स विध्वंसकारी, जो किसी को बर्बाद कर देता है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर ये जो नेग्रो लोगों के खिलाफ जो नियम कानून थे, ये जो विध्वंसकारी आग थी जिसमें वो हमेशा से लाखों निग्रो जलते चले आए हैं, उन निग्रोस के लिए ये जो मोमेंटस डिक्री है, ये जो घोषणा पत्र है, जो उन्हें गुलामी से आज़ादी दिलवाएगा, एक तरह से एक बीकॉन लाइट ऑफ होप है, एक उम्मीद की किरण है। It came as a joyous daybreak to end the long night of captivity. Joyous daybreak का मतलब होता है खुशियों की सुबह। Joyous daybreak means खुशियों की सुबह। तो ये जो मोमेंटस डिक्री है, ये जो डॉक्यूमेंट है, जो निग्रोस को गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए बना है, ये निग्रोस के लिए एक खुशी की सुबह की तरह आया है, खुशहाली की सुबह की तरह आया है। जॉयस डेब्रेक मीन्स खुशहाली की सुबह की तरह आया है। टू द एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ
कैप्टिविटी। गुलामी की लंबी रातों के खत्म होने के बाद ये जो हुक्म आया है सरकार का, वो एक गुलामी की सुबह की तरह आया। मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये कहना चाहते हैं कि जब अब्राहम लिंकन ने आज से 100 साल पहले वो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो साइन किया, दास मुक्ति का जो घोषणा पत्र उन्होंने साइन किया, तो ये जो घोषणा थी ये निग्रो स्लेव्स के लिए, लाखों निग्रो स्लेव्स के लिए जो कि गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, गुलामी की जिंदगी जीते आ रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण थी। एक बहुत लंबी गुलामी की रात के बाद एक खुशहाली की सुबह थी। Now see the second paragraph. But 100 years later, we must face the tragic fact that the Negro is still not free. लेकिन 100 साल के बाद भी हमें इस दुखद सच का सामना करना पड़ेगा। ट्रेजिक मीन्स दुखद, तो हमें इस दुखद सत्य का, दुखद सच का सामना करना पड़ेगा दैट द निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, कि निग्रो जो ये प्रजाति है आज भी आजाद नहीं है। 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the mankles of segregation and chains of discrimination. 100 सालों के बाद भी ये जो निग्रोस की लाइफ है, जो निग्रोस की जिंदगी है, बहुत दुख भरे तरीके से ये जकड़ी हुई है। क्रिपल मीन्स जकड़ना, बाय द मैनकल्स ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन्स अलगाववाद एंड मैनकल्स मीन्स हथकड़ी। तो अलगाववाद की हथकड़ी से आज भी निग्रोस की जिंदगी जकड़ी हुई है। एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव की जंजीरों से जकड़ी हुई। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि 100 साल पूरे हो गए, वो जो घोषणा हुई थी कि निग्रोस को गुलामी से आज़ादी मिल जाएगी, उस बात को तो 100 साल पूरे हो गए, लेकिन आज भी जो निग्रोस की ज़िंदगी है वो जकड़ी हुई है बाय द मैनकल्स ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि अलगाववाद की हथकड़ियों में जकड़ी हुई है। एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के जंजीरों में जकड़ी हुई। 100 years later, 100 साल के बाद भी द निग्रो lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. लोनली मीन्स हो गया अकेला, और आइलैंड कहते हैं बहुत दूर दूर तक जहां ओशन होता है, या यूं कह लें कि चारों तरफ से जहां पानी होता है और बीच में जमीन का छोटा सा टुकड़ा होता है, उसे ही कहते हैं आइलैंड। तो निग्रोस की जो लाइफ है, आज भी जो निग्रोज हैं वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं? द निग्रो लाइव्स ऑन अ लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी के एक अकेलापन और गरीबी के द्वीप पे वो रह रहे हैं, इन द मिडस्ट ऑफ अ वास्ट ओशन ऑफ मटेरियल प्रोस्पेरिटी। चारों तरफ उनके मटेरियल प्रोस्पेरिटी, मटेरियल प्रोस्पेरिटी का मतलब हो गया भौतिक सुख या भौतिक समृद्धि। भौतिक समृद्धि का मतलब हो गया कि जितनी भी चीज़ें हमारे यूज़ की है, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हों, उन्हें ही कहा जाता है मटेरियल प्रोस्पेरिटी, यानी कि भौतिक सुख सुविधा की सारी चीज़ें। तो कह रहे हैं कि ये जो अमेरिका है, चारों तरफ हमारे वैसे लोग रहते हैं जिनके पास भौतिक सुख सुविधा की सारी चीज़ें हैं, उनके पास टोटल मटेरियल प्रोस्पेरिटी है, बट चारों तरफ
ऐसे लोगों का जो एक ओशन है, एक जो सागर है, उस बीच में एक आबादी ऐसी भी रहती है, निग्रोस की आबादी ऐसी भी रहती है जो गरीबी के द्वीप पे रह रही है। कहने का मतलब है कि चारों तरफ बहुत ही खुशहाल, बहुत ही अच्छी जिंदगी जीने वाले अमेरिकन्स हैं और बीच में निग्रोज हैं जो बहुत ही गरीबी में, बहुत ही बुरे हालात में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। आगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि 100 years later the Negro is still languishing in the corners of American society and finds himself an exile in his own land। कि 100 साल के बाद भी निग्रो लड़खड़ा रहे हैं इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, यानी कि अमेरिकी समाज के कोने पे खड़े होकर ये जो निग्रोज हैं ये लड़खड़ा रहे हैं। लैंग्वेजिंग मीन्स लड़खड़ाना। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एन एक्साइल इन हिज ओन लैंड, अपनी ही जमीन पे खुद को देश से निकाला हुआ, देश बदर किया हुआ महसूस कर रहे हैं। एग्जाइल मीन्स होता है देश से निकाल देना। किसी जगह पे आप रह रहे हैं और जब वहां से निकाल दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाए, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं एग्जाइल। तो ये जो निग्रोज हैं वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उन्हीं की जमीन से बाहर निकाल दिया है और वो अपने ही देश में, अपने देश और अपने समाज के कोने पे खड़े होकर के लड़खड़ा रहे हैं और अपने अस्तित्व को तलाश रहे हैं। So we have come here today to dramatize an appalling condition। यही वजह है, यही मजबूरी है कि आज हम यहाँ पे आए हैं। इस appalling condition, appalling condition का मतलब हो गया बहुत बुरी स्थिति, बहुत भयावह, बहुत दुखद स्थिति। तो ये जो appalling condition है, ये जो दुखद स्थिति है, इसी को ड्रामेटाइज करने के लिए हम आए हैं, इसी का नाटकीय रूपांतरण करने के लिए हम आए हैं। हम आपको बताने के लिए आए हैं कि जो निग्रोज हैं ये कितने बुरे हालात में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। नाउ सी द थर्ड पैराग्राफ। इट इज ऑब्वियस टुडे दैट अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन हिज प्रॉमिसरी नोट। इट इज ऑब्वियस टुडे, यानी कि आज ये बात साफ हो गई, आज ये बात क्लियर हो गई दैट अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन हिज प्रॉमिसरी नोट, कि अमेरिका ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं कर सका। डिफॉल्टेड मतलब पूरा नहीं कर पाना। तो अमेरिका ने जो निग्रोस से वादा किया था, आज ये बात साबित हो गई है कि अमेरिका अपने वादे पे खड़ा नहीं उतर पाया, अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया। एज हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न्ड, जो उनके ऐसे नागरिक जिनकी जो रंग भेद को झेल रहे थे, तो अगर उनके रंग भेद झेल रहे नागरिकों के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए, उनकी चिंता की जाए, तो उनके विषय में, उनके संबंध में, कंसर्न मीन्स होता है संबंध में, तो उनके संबंध में जो वादा, उनसे रिलेटेड जो वादा अमेरिका ने किया था, उस वादे को अमेरिका अभी तक पूरा नहीं कर पाया है। Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, which has come back marked insufficient funds। के अमेरिका ने जो वादा किया था, यहाँ की सरकार ने जो हमसे वादा किया था, जो एक पवित्र कर्तव्य जो उनको निभाना था, ऑनर मतलब होता है निभाना, पूरा करना। सैक्रेड मीन्स पवित्र और ऑब्लिगेशन मीन्स कर्तव्य। तो यहाँ की सरकार का जो पवित्र कर्तव्य था, जो उन्हें ऑनर करना था, जो उन्हें निभाना था, उसको तो उन्होंने पूरा नहीं किया। बट हैज गिवन द नेग्रो पीपल अ बैड चेक विच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड। तो नेग्रो पीपल को क्या दे दिया? एक बैड चेक दे दिया। बैड चेक का मतलब हो गया ऐसा चेक जो कैश नहीं हो सके, जिसको इनसफिशिएंट फंड यानी कि अकाउंट में पैसा पूरा नहीं है, ऐसा कह के लौटा दिया जाए।
कहने का मतलब ये है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमसे बहुत सारे वादे किए थे कि रंग भेद को, नस्ल भेद को, इनको मिटा दिया जाएगा, लेकिन अपने वादे को निभाने के बजाय अमेरिका ने हमें एक बैड चेक थमा दिया, यानी कि हमसे झूठा वादा किया जिस वादे के वजह से हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। लेकिन हम इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि जस्टिस का जो बैंक है, न्याय का जो बैंक है, वो दिवालिया हो गया है। बैंकरप्ट मीन्स दिवालिया हो जाना, यानी कि सारा पैसा, सारी चीज़ों का ख़त्म हो जाना, उस सिचुएशन को कहते हैं बैंकरप्ट। बैंकरप्ट होना मीन्स दिवालिया हो जाना। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे हैं कि हम इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि बैंक ऑफ जस्टिस जो है, जो न्याय का बैंक है, वो खुद ही बैंकरप्ट हो गया है, ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं। We refuse to believe that there are insufficient funds in the great walls of opportunity of the nation. हम इस बात को भी मानने से इनकार करते हैं कि हमारा जो राष्ट्र है, जो बहुत ही बड़े अवसरों वाला राष्ट्र है, जिसके पास अवसरों के ढेर हैं, ऐसे राष्ट्र के पास हमारे लिए कोई अवसर न हो, इस बात को भी मानने से हम इनकार करते हैं। सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक। यही वजह है कि हम इस चेक को कैश करने के लिए आए हैं, कैश कराने के लिए आए हैं। अ चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रिचेस ऑफ फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस। वो चेक जो हमें देगा, क्या देगा? रिचेस ऑफ फ्रीडम, यानी कि आज़ादी का धन। रिचेस ऑफ फ्रीडम मीन्स आज़ादी का धन, एंड सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, और न्याय का विश्वास। यानी कि हम उस चेक को कैश कराने के लिए आए हैं जो हमें आज़ादी का धन देगा, यानी कि हमें आज़ाद होकर रहने का हक देगा और हमारे न्याय को सुनिश्चित करेगा। वी हैव ऑल्सो कम to this hollowed spot to remind America of the fierce urgency of now. हम लोग इस hollowed spot यानी कि इस पवित्र जगह पे इसलिए भी आए हैं कि हम अमेरिका को अभी के हालात की अर्जेंसी के बारे में बता सकें कि कितना ज़रूरी है, कैसे हालात हैं और कितनी जल्दी आपको इस बारे में कदम उठाना है। इस चीज़ के बारे में भी एहसास दिलाने के लिए, बताने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। This is no time to engage in the luxury of cooling off or take the tranquilizing drug of gradualism. This is no time to engage in the luxury of cooling off. Meaning के ये वक्त फालतू चीज़ों में बर्बाद करने का नहीं है। To engage in the luxury of cooling off का मीनिंग हो गया कि ये जो वक्त है अभी फालतू की चीज़ों में या अननेसेसरी कामों में बर्बाद करने का नहीं है। और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रॉप ऑफ ग्रेजुअलिज्म, या फिर जो काम आपको करना है, जो समस्याएं आपको हल करनी है, उस बारे में सिर्फ तसल्ली देने का वक्त नहीं है। यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे हैं कि हम यहाँ पर इस पवित्र ज़मीन पर, इस पवित्र जगह पर ये बताने के लिए आए हैं कि हमारे हक में जो काम होना है वो कितना इम्पोर्टेंट है और कितना अर्जेंट है। और ये वक्त नहीं है कि हम फालतू चीज़ों में लगे रहें, फालतू कामों में उलझ जाएं, अननेसेसरी कामों में अपना वक्त बर्बाद करें, या फिर जो काम हमारे लिए होना है उसके लिए हमें सिर्फ तसल्ली दी जाए। ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म का मतलब हो गया कि जो काम हो रहा है उस बारे में सिर्फ तसल्ली दी जाए, उसका वक्त नहीं है। Now is the time to rise from the dark and desert valley of segregation to the sunlit path of racial justice. कि अभी जो वक्त है ये निकलने का है, उठने का है। कहाँ से उठने का है? From the dark and desert valley of segregation, कि वो जो अंधेरी और वो जो सूनी वैली है अलगाववाद की, उससे निकलकर हमें कहाँ जाना है? टू द सनलिट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस। जो रेशियल जस्टिस यानी कि जातीय न्याय की जो रोशन सड़क है,
जातीय न्याय की जो रोशन राह है, हमें इस डार्कनेस से निकलकर, इस सन्नाटे से निकलकर, इस अकेलेपन से निकलकर उस जातीय न्याय की तरफ जाना है, उस जातीय न्याय के रास्ते पर चलना है। ये बात मैं बताने के लिए आज यहाँ आया हूँ। Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. अभी ये वक्त है कि हमें क्या करना है, हमें अपने राष्ट्र को निकालना है, उठाना है। कहाँ से उठाना है? टू द क्विक सैंड्स ऑफ रेशियल इनजस्टिस। क्विक सैंड मीन्स भंवर जाल। रेशियल इनजस्टिस का जो भंवर जाल हमारे नेशन में, हमारे राष्ट्र में फैला हुआ है। रेशियल इनजस्टिस मीन्स जातीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव का जो ये भंवर जाल हमारे राष्ट्र में फैला हुआ है, हमें अपने राष्ट्र को उस भंवर जाल से निकालना है। और कहाँ ले जाना है? टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के मजबूत चट्टान की तरफ लेकर जाना है। यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये कहना चाहते हैं कि जो सारे वादे अमेरिका ने हमसे किए वो पूरा नहीं कर पाया, नेग्रो पीपल को जो अधिकार देने थे वो नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी मैं इस बात से इनकार करता हूं कि अमेरिका के पास, यहाँ की सरकार के पास वो न्याय, वो अधिकार नहीं है। हमारी सरकार के पास हमारे लिए बहुत अवसर हैं, हमारे लिए न्याय है, हमारे लिए अधिकार भी हैं, बस वो हमें देना है। मैं वही बात बताने के लिए आया हूं कि अब वो वक्त आ गया है और मैं इस चीज़ की अर्जेंसी क्रिएट करने आया हूं। मैं सरकार को, मैं अमेरिका को ये बताने आया हूं कि अब वो वक्त आ गया है कि हमें इंगेज नहीं रहना है फालतू की चीज़ों में, और जो काम हमारे लिए होना है उस काम के नाम पर हमें सिर्फ तसल्ली ना दी जाए, बल्कि अब वक्त आ गया है कि हम अंधकार और सन्नाटे से निकलकर एक रोशन रास्ते पर जाएं, जस्टिस के, न्याय के रोशन रास्ते पर जाएं। और अब वो वक्त आ गया है कि हमारा देश नस्लीय भेदभाव के जिस भंवर जाल में फंसा हुआ है उससे निकलकर एक मजबूत भाईचारे की नींव की तरफ बढ़े, एक मजबूत भाईचारे की नींव हमारे राष्ट्र में पड़े। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था प्रोस सेक्शन के चैप्टर नंबर 4 आई हैव अ ड्रीम के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया हो, या फिर कोई ऐसा डिफ़िकल्ट वर्ड हो, या फिर कोई सेंटेंस हो जिसकी मीनिंग आपको नहीं समझ में आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वहाँ पे आंसर दे सकूं। इसके अलावा इस चैप्टर के अभी बहुत सारे वीडियोस अपलोड होने बाकी हैं। इनफैक्ट इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के भी अभी और वीडियोस अपलोड होंगे, जिन्हें आप ज़रूर देखें और इस पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझें। थैंक यू।